हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं भारत में ऊर्जा के संसाधन। भारत में ऊर्जा के संसाधन चैप्टर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है। एनटीपीसी का पूरा नाम पूछ रहा है। तो एनटीपीसी का पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है। तो एनटीपीसी है क्या? एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी क्या है? विद्युत उत्पादक कंपनी, भारत की सबसे बड़ी। और इसको 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में से एनटीपीसी का 400वां स्थान है। 400वां स्थान, 400वां स्थान है इसको भारत में। विश्व की जो 2000 कंपनियां हैं उस कंपनियां में 400वां स्थान है एनटीपीसी का। और एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। मई 2010 को एनटीपीसी या प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली सम्मानित 4 कंपनियों में से एक महारत्न कंपनी बन गई एनटीपीसी। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को 1975 ईस्वी में हुआ था। एनटीपीसी की स्थापना, मुख्यालय इसका दिल्ली है। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? तो एनटीपीसी की स्थापना अभी भी हमने बताया 7 नवंबर 1975 ईस्वी को एनटीपीसी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचपीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनएचपीसी का पूरा नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी। एनएचपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। एनएचपीसी लिमिटेड 1975 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है और इसका उद्देश्य सभी रूपों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के समेकित और एवं दब विकास की योजना बनाना तथा पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित और संगठित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, पर्यावरण को विकसित करे और संगठित करे। तो ये इसका इसीलिए इस योजना को लाया गया था। एनएचपीसी लिमिटेड को 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है एनएचपीसी। तो एनएचपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर कॉरपोरेशन। जो इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य सभी रूप में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के समेकित एवं दक्ष विकास की योजना बनाना तथा पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी इसको विकसित और संगठित किया गया। इसका मुख्यालय फरीदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएचपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनएचपीसी की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। 75-76 में, कहीं कहीं 75 में आपको आंसर मिलेगा, तो कहीं कहीं 75 होगा। एनसीईआरटी में तो 1975 में ही इसको दिया है। तो यहाँ पर 1975 होगा। 1975, 1976 नहीं, 1975, सॉरी 1975 होगा। 1975, यहाँ 1976 दिया हुआ है, लेकिन इसको 1975 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एईसी का पूरा नाम क्या है? तो एईसी का पूरा नाम है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग। क्या है एनईसी का फुल फॉर्म? एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी में एईसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग है डीएसी। डीएसी क्या है? परमाणु ऊर्जा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसका फुल फॉर्म होता है डीएसी का। डीएसी की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में डीएसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो बायोगैस गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो हम समझते हैं कि गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा होगा, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। ये सब गैर परंपरागत स्रोत के श्रेणी में ये आते हैं। तो बायोगैस हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। और परंपरागत स्रोत कौन सा होगा? तो परंपरागत स्रोत
जलावन हो गया, उपले हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और बिजली हो गया। तो गैर परंपरागत स्रोत जिसको हम डायरेक्ट ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, और इनडायरेक्ट जैसे जलावन हो गया, लकड़ी के जब हम जलाते हैं, उपले हो गया, कोयला हो गया, तो ये सब हो गया, ये परंपरागत स्रोत हो गया। और गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस। तो समझ गए गैर परंपरागत स्रोत। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा स्रोत गैर परंपरागत स्रोत है, तो बायोगैस हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, सब गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा से वायु प्रदूषण सबसे कम होता है, तो सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, सन से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको सौर ऊर्जा बोलते हैं। तो सौर ऊर्जा से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है उससे हमको वायु प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ताप विद्युत से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है भारत में। तो सौर ऊर्जा सीधे धूप से प्राप्त होती है और यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। सौर ऊर्जा सूर्य से जो हमको प्राप्त होता है, जैसे पेड़ पौधा, अगर सन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा खाना नहीं बना पाएंगे। तो वैसे तो सौर ऊर्जा को अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो सौर ऊर्जा हो गया। और भारत में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, ताप विद्युत से होती है। ताप विद्युत क्या है, थर्मल पावर जिसको बोलते हैं। तो वह विद्युत, ताप विद्युत किसको बोलेंगे, वह विद्युत उत्पादन संयंत्र है ताप विद्युत, जिसमें प्रमुख घूर्णी जिसको प्राइम मूवर कहेंगे, भाप से चलाया जाता है। और यह भाप कोयला, गैस आदि सब चीज को जला करके और पानी को गर्म करके प्राप्त की जाती है। तो इसी को बोलते हैं ताप विद्युत, थर्मल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, तो लहर से भी ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो लहर ऊर्जा परियोजना भारत में पहली बार बिझिम में, त्रिवेंद्रम के पास ये जगह है बिझिम, वहां पर ही लहर ऊर्जा परियोजना पहली बार भारत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है, तो काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है। गुजरात में काकरा पार परमाणु शक्ति भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात में है। सूरत और ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत और ताप्ती नदी किनारे गुजरात में। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर है और इसकी पहली इकाई 1992 में 1952 ईस्वी में 92 ईस्वी में क्रिटिकल हुई थी। और दूसरी इकाई इसकी 1994 में 1994 में, और तीसरी 10 जनवरी 2020 को इसको यह क्रिटिकल हुई थी। तो ये काकरा पार परमाणु शक्ति भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात में सूरत और ताप्ती नदी किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, जो 1956 में इसको शुरू की गई थी। 1956 ईस्वी में अप्सरा को, ये अप्सरा क्या है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है, तो जर्लिना है। सूर्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर जर्लिना। शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर क्या है, जर्लिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला न्यूटन रिएक्टर कौन सा है, तो कामिनी है। भारत का पहला न्यूटन रिएक्टर जो 1988 में इसको स्थापित किया गया था। पहला न्यूटन रिएक्टर भारत का परमाणु रिएक्टर वह युक्ति है जिसके अंदर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं आरंभ की जाती है तथा उन्हें नियंत्रित करते हुए जारी रखा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर जिसको परमाणु रिएक्टर कहते हैं, तो उसमें मंदक के रूप में भारी जल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, D2O। तो भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग होता है। तब
रिएक्टर को परमाणु पाइल, एटॉमिक पाइल जिसको बोलते हैं, कहते हैं। तो किंतु भारी जल D2O जो होता है, D2O का मंदक के रूप में उपयोग होने पर वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। तो यही है परमाणु रिएक्टर या फिर न्यूट्रॉन रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ? तो 1969 में भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन आरंभ हुआ था, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो तारापुर से भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? तारापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु केंद्र। इससे पहले हम लोग शून्य ऊर्जा को पढ़े थे, क्वेश्चन में आया था। तो शून्य ऊर्जा क्या होता है? शून्य ऊर्जा किसको हम बोलेंगे? तो शून्य ऊर्जा होता है जिसे शून्य शुद्ध ऊर्जा ZNE कहेंगे उसको। तो शुद्ध ऊर्जा, शून्य शुद्ध ऊर्जा भवन, नेट शून्य ऊर्जा निर्माण, एक शुद्ध शून्य भवन या फिर शून्य कार्बन भवन के रूप में भी इसको जाना जाता है। शून्य ऊर्जा ऊर्जा खपत वाला एक भवन है जिसका अर्थ ऊर्जा को कुल मात्रा है, वार्षिक आधार पर इमारत द्वारा उपयोग किया जाता है, यही है शून्य ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु केंद्र, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है कैगा परमाणु शक्ति केंद्र। कैगा परमाणु शक्ति क्या है? तो कैगा परमाणु भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित है। एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है एक कैगा परमाणु, और इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा कैगा परमाणु का संचालन किया जाता है? नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसको संचालन किया जाता है कैगा परमाणु को। और इसमें 4 इकाइयां हैं। चौथी इकाइयां 20 नवंबर 2010 को क्रिटिकल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने परमाणु रिएक्टर कार्यरत है? तो 20 परमाणु रिएक्टर अभी वर्तमान में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु रिएक्टरों में कितने मेगावाट विद्युत पैदा होती है? तो 4780 मेगावाट विद्युत पैदा होती है भारत के परमाणु रिएक्टरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित परमाणु ऊर्जा देश में कुल उत्पादित विद्युत का कितना प्रतिशत है? तो 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। भूतापीय ऊर्जा जिसको जियोथर्मल पावर कहेंगे, तो इसको जिसे हम पृथ्वी के संग्रहित ताप से इसको निकाला जाता है। भूतापीय ऊर्जा को पृथ्वी के संग्रहित ताप से निकाला जाता है, जियोथर्मल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूखा जल परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? चूखा जल विद्युत परियोजना, थोड़ा अजीब सी नाम लग रही है, लेकिन चूखा जल परियोजना देखिए क्या है। चूखा जल परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई ये परियोजना है। भारत और भूटान दोनों का सहयोग से बनाई गई ये चूखा परियोजना है, जो 84x4 यानी 336 मेगावाट की यह परियोजना भूटान में 336 मेगावाट की यह परियोजना भूटान में रायडक या फिर बांगचुंग नदी पर, रायडक को बांगचुंग नदी के नाम से जाना जाता है, तो बांगचुंग नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का निर्माण 1970 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1991 में यह परियोजना पूर्ण रूप से कार्य करने लगी थी। 1970 में शुरू की गई थी चूखा परियोजना को, और 1991 में पूरी तरह से काम करने लगी थी। और चूखा परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई परियोजना है, और ये इसको बांगचुंग नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, जो भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम परियोजना है, जो कावेरी नदी पर इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत व एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है ये। भारत व एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग में हुई थी। सबसे पहले भारत में विद्युत आपूर्ति कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन। पवन से भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सोचिए, जल से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लहर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भूताप से भी, भूमि का जो ताप होता है उससे भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा कि कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67% पूर्ति कोयले से होती है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? ओबरा शहर का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है ओबरा शहर। तो ये ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर जो उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में है, मणिकर्ण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? तो 70% है ताप विद्युत उत्पादन का। भारत का कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत उत्पादन का 70% है देश में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर एवं इनौर किसके लिए विख्यात है? तो तालचेर और इनौर तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है ये, एक जगह है मुंद्रा, तो गुजरात में। तो मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना वहां पर ही स्थित है, गुजरात में ही। मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट मुंद्रा कच्छ जिला गुजरात में है। और भारत में टुंडा गांव में एक सब बिटुमिनस कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, और यह भारत में तीसरी सबसे बड़ी परिचालन बिजली संयंत्र है। और इसके लिए कोयला मुख्य रूप से इंडोनेशिया से आयात किया जाता है। और बिजली संयंत्र के लिए पानी का स्रोत कच्छ की खाड़ी से, जो गुजरात में है, तो कच्छ की खाड़ी से लिया जाता है। पावर प्लांट का स्वामित्व टाटा पावर के पास है। तो यही है मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी सिंगरौली कहाँ स्थित है? तो एनटीपीसी सिंगरौली उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर में स्थित है, मणिपुर। तो लोकटक शक्ति परियोजना क्या है? लोकटक पावर स्टेशन 3x35 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। बहुउद्देशीय स्टोरेज स्कीम है ये। लोकटक पावर परियोजना बहुउद्देशीय स्टोरेज स्कीम है जो खुंगा और इम्फाल नदी में सिंचित लोकटक झील की जल विद्युत क्षमता का दोहन करता है। पावर स्टेशन इसको 1983 में कमीशन किया गया था, 1983 में पावर स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनकपुर परियोजना किस राज्य में स्थित है? टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। टनकपुर परियोजना क्या है? टनकपुर पावर स्टेशन है जो 3x31.4 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होता है। यहाँ बहते पानी के परियोजना है। रन ऑफ द रिवर स्कीम, जो शारदा नदी, जिसको नेपाल में महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है, शारदा नदी को, तो ये शारदा नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करता है टनकपुर पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य पूर्णतः किस प्रकार की ऊर्जा पर निर्भर है? तो जल विद्युत ऊर्जा पर निर्भर है उत्तराखंड पूर्ण रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BARC का पूरा नाम क्या है? तो BARC का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र, और यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम आप लोगों ने सुना होगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था ये BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये थे आज के हमारे
और है क्वेश्चन, तो और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। BARC का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। BARC का मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु शोध के इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1971 ईस्वी में कल्पकम में, चेन्नई में की गई थी परमाणु शोध के इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1971 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? तो कल्पकम, चेन्नई में की गई थी। तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है और यह कुल ऊर्जा का कितना उत्पादन करता है? तो 11वां स्थान है और कुल ऊर्जा का 2.4% उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है विश्व में सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश में भारत का छठा स्थान है, 6 नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व की कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत उपभोग करती है? तो 3.7% विश्व की जितना ऊर्जा है, विश्व की कुल ऊर्जा का 3.7% भारत उपभोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा की विकास दर कितने प्रतिशत प्रति वर्ष है? तो 3.6% ऊर्जा की विकास दर है प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पे है कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले के उत्पादन का कितने प्रतिशत से भी अधिक गैर कोकारी कोयले का उत्पादन होता है? तो 90% से भी अधिक गैर कोकारी कोयले का उत्पादन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? तो विद्युत उत्पादन में होती है। सबसे ज्यादा कोयले का खपत विद्युत उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन समीपवर्ती देशों को करता है? तो भारत कोयले का कुछ निर्यात म्यांमार को करता है, श्रीलंका को करता है, पाकिस्तान को करता है और सिंगापुर को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है? तो ऑस्ट्रेलिया से भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला को आयात करता है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचित भंडार का कितने प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है? तो गोंडवाना काल का 96% कोयला है। जो भारत के कुल सिंचित भंडार का 96% कोयला है गोंडवाना काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो 98% गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस है। बिटुमिनस एक कोयला का प्रकार है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो बिटुमिनस है भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये झारखंड हो गया, कोयला उत्पादन में अहम स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश कोयला उत्पादन में अग्रणी है 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में पहली बार 1835 ईस्वी में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला? तो माकुम में पहली बार पेट्रोलियम मिला असम में 1835 ईस्वी में, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 ईस्वी में कहाँ से आरंभ हुआ था? तो डिगबोई से आरंभ हुई थी। असम में वास्तविक उत्पादन का 1990 ईस्वी में डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के नाहरकटिया एवं हुगरी जान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ भेजा जाता है? तो नून एवं बरौनी बिहार में भेजा जाता है। असम के नाहरकटिया और हुगरी जान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन के द्वारा नून में और बरौनी बिहार में है, तो वहां भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित है? तो भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार खंभात की खाड़ी गुजरात में है, अंकलेश्वर में है, गुजरात में भी पड़ता है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है, मोराह में, नाहरकटिया असोम में और नामटिक, नियाओपंग और लापटांगपंग अरुणाचल प्रदेश में है, बारामूला श्रेणी त्रिपुरा में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल और नौसर मुरादपुर जम्मू कश्मीर, तंजावुर और चिंगलपेट तमिलनाडु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकलेश्वर किस राज्य का शाब्दिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो गुजरात का है शाब्दिक महत्वपूर्ण क्षेत्र अंकलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तो खंभात लुनेन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई थी। कृष्णा गोदावरी तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का जो विशाल भंडार की खोज रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है? तो रखा, लक्ष्मी और गौरी क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश का जगह है। तो ये यहाँ पर बहुत मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है? तो 9.10% है भारत में कुल ऊर्जा संसाधन का प्राकृतिक गैस का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है? तो 70% पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से जो बने उत्पाद होते हैं उसको आयात करता है अभी वर्तमान में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के दोहन के लिए सरकार ने जवाहर नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की थी? तो ये 11 जनवरी 2009 को शुरुआत की थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत 11 जनवरी 2009 नहीं होगा, 2010 में शुरुआत की गई थी। 2010 होगा, 2010 में की गई थी। 2010 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। और इस मिशन के तहत 2022 तक 20,000 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा के उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत। तो ये थी आज के हमारे इस वीडियो का बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।